शुक्रिया अंशु। मुझे इस यहाँ पर बुलाने के लिए मैं सदानंद साही सर को क्या कहूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा। और उनको इसलिए भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि जैसा सुबह राम सुधार जी कह रहे थे कि वो खुद बेचैन रहते हैं, दूसरों को बेचैन किए रहते हैं। तो उन्होंने जब ये साखी शोध संस्थान बनना शुरू हुआ तो मामला हुआ कि किस चीज़ पे करेंगे। रिसर्च तो सब कर ही रहे हैं, तो हम अलग क्या करेंगे। तो आज के ज़माने में रिसर्च लगभग सरकारी है और सरकारी होता ही है। सरकारी विषयों पर शोध करने के लिए आपको बहुत पैसे मिलते हैं और इतने कि आप खर्च ना कर पाएँ। और कुछ ऐसे जगह हैं जिन पे शोध करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, और वो जब विषय स्थापित हो जाते हैं तो दूसरे लोग आते हैं। तो साई जी ने ये हिम्मत की है कि कुछ उन विषयों पर काम करें जिन पर अभी काम नहीं हो रहे हैं। खासकर जो मनुष्य की महानता का चस्का है उसको सवालिया निशान से घेरा जाए कि ये इतना ज़्यादा महान बनता जा रहा है कि बाकी लोगों का इसने जीवन दुर्भर कर दिया। इवन कुछ महान मनुष्यों ने कुछ कम महान मनुष्यों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरी दुनिया में, पूरी जगह में, जगह जगह जो जितना महान है वो अपने नीचे से लोगों का जीना उसने बेहाल कर रखा है। और ऐसे में ये जो बेहाली है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। आप साखी शोधशाला का ब्राउज़र देखें तो उसमें एक बात, उसके 5 जो केंद्र बिंदु रखे गए हैं कि किस पर साखी शोधशाला भविष्य में काम करेगी। तो उस पे एक है मनुष्य और पर्यावरण, कि आदमी का पर्यावरण से क्या रिश्ता है, उस पर भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करेगा। उसी के सिलसिले से ये मेरा वो था संयोग कि मेरा काम इससे थोड़ा बहुत जुड़ता है। मैंने 2010 में जब काम करना शुरू किया था तो वो काम था कि कैसे शुरू में अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के जो परिधीय तबके हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, उनका नदियों से, जंगलों से, सबसे क्या रिश्ता नाता था, उसको थोड़ा मैंने बढ़ाने का काम किया है इधर के दिनों में। तो पहले जो मैंने काम किया वो था कि आदमी का नेचुरल रिसोर्सेज से क्या रिश्ता नाता है, उस पर मैंने किताब भी लिखी। लेकिन उस सब में जो कुछ छूट गया, वह छूट गया भाषा का सवाल, कि ये भाषा पैदा कहाँ होती है, जो हम बोलते हैं ये कहाँ पैदा होती है, ये कहाँ से हम भाषा अर्जित करते हैं। तो पहले हमें लगता है कि हमें मास्टर देते हैं ये भाषा, फिर हमें लगता है विद्यालय देते हैं, फिर हमारा पर्यावरण देता है, कहाँ से भाषा आती है। तो आप बहुत ध्यान से देखें तो भाषा वहाँ से आती है जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप पैदा हुए और जहाँ बगल में एक पेड़ उगता है, वहाँ से भाषा आती है। और अगर आप वहाँ पैदा हुए और वहाँ पर पेड़ नहीं उगता है, कोई बालू का ढूँढा है, तो भाषा उस बालू के ढूँढे से आती है। या आप समुद्र के किनारे पैदा होते हैं तो भाषा उस समुद्र से आती है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि भाषा उसी पर्यावरण से आती है जहाँ पर मनुष्य पैदा होता है। अब मनुष्य महानता के चक्कर में सारी दुनिया को एक जैसा बनाना चाहता है। बनारस के लोगों को इतनी तलब लगी है कि कब बनारस को ये जो है अमेरिका बना दे। तो अब दिक्कत यह है कि जब बनारस अमेरिका जैसा हो जाएगा तो मेरा सवाल है कि क्या बनारस की भाषा भी बनारस जैसी रह जाएगी। तो बनारस की भाषा खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, खराब हो जाएगी, खराब हो गई है। तो इस तरीके से भाषा खराब हो जाती है। तो आदमी ये सब खेला रचता रहा है। राहुल यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर राहुल यदुका। तो पिछले साल जब कुंभ मेला चल रहा था तो हम और राहुल और डॉक्टर रुचिश्री एक कार्यक्रम में यहाँ बीएचयू IIT BHU में बुलाए गए। उसमें वरुणा पर कार्यक्रम था बोलने के लिए। तो एक दिन उसमें कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन ये हुआ कि वरुणा घूमेंगे। इस बार भी साहिब जी से हमने निवेदन किया था कि वरुणा घूमेंगे। तो ये हुआ कि बहुत तेज घाम हो रहा है, अब इसमें घूमने वाला मौसम रह नहीं गया है और समय का भी अभाव है। तो हम राहुल, रुचिश्री और एक हमारे दोस्त IIT BHU के 3 लोग गए और 2 घंटे घूमे। 2 घंटा घूमने के बाद हमारी आंखें जलने लगी। तो बनारसी लोग ये इतने चालाक हैं कि बाहर के लोगों को बताएंगे कि आओ गंगा जी घुमा दें, चलो 80 घाट घुमा दें, चलो ये घुमा दें। ये बनारस के लोग कभी ये नहीं कहेंगे चलो तुम्हें वरुणा घुमा दी, चलो कभी नहीं। ये वरुणा घुमाने मतलब बनारस के लोगों में इतना आत्मबल हो कि अपने शहर की एक नदी को घुमाए, कहें चलो ये हमारी नदी देख लो। तो ये बनारस का पिछवाड़ा है, ये हमारे देश का पिछवाड़ा है।
जो वरुणा नदी है उसकी इतनी दुर्दशा बना रखी है लोगों ने, और उसमें सबसे बड़ा योगदान बनारसियों का है। और 80 नदी इनसे उसको उन्होंने नाला बना दिया, और ये सब हुआ। इस सब के बीच में क्या हुआ है कि भाषा हमारी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में 30 बड़ी नदियां हैं और 3000 नदियां उनको पोषित करती हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बड़े गोले की आप कल्पना कीजिए, उससे उसके अंदर एक छोटा गोला, उसके अंदर और छोटा गोला, ऐसे ही नदियां हैं कि एक बड़ी नदी को उससे छोटी नदी पोषित करती है, उस छोटी नदी को और छोटी नदी पोषित करती है, उस छोटी नदी को कोई सोता पोषित करता है। और यह जो पोषण की प्रक्रिया है वह केवल किसी नदी के पोषण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह किसी भाषा के पोषण की प्रक्रिया है। तो जैसे एक छोटा सा सोता सूख जाता है, वैसे उस सोते के किनारे जितनी भी तरीके की वनस्पतियां हैं वो सूख जाती हैं, वो वनस्पतियां विलुप्त हो जाती हैं। उनका लोगों के जीवन में जो भी, चाहे वो कर्मकांडीय महत्व हो, चाहे वह दवा दारू का महत्व हो, या चाहे उनके जीने मरने का महत्व हो, वह खत्म हो जाता है। तो वहीं पर वह शब्द भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से भाषा एक विपन्नता का शिकार हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे छोटी छोटी नदियों और स्रोतों को सुखाते जा रहे हैं, और उसी तरीके से हमारा जो भाषा भंडार है वह वैपन्य का शिकार होता जा रहा है। तो ये जो नदियों को बचाना या छोटी नदियों के बारे में बात करना, दरअसल उसी भाषा के बारे में बात करना है। हर नदी दरअसल अपना एक पड़ोस निर्धारित करती है। जैसे आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछें तो वो यहीं बनारस में ही तो कहेगा नदी, लेकिन यहीं जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर बाद ये पुल पार करेंगे तो सराय मोहना नाम का एक गांव है। सराय मोहना पहले से ही था, छोटा सा गांव था, लेकिन जब बीएचयू बनने लगा तो बीएचयू में बहुत सारे, और जहाँ पर आजकल का बीएचयू है वहाँ पर कुछ लोग बसे हुए थे, तो उन लोगों को यहाँ सराय मोहना में लाकर बसाया गया। अच्छा, ये व्यापारिक स्थल था, पहले सराय रही होगी इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा होगा, तो सराय मोहना में बसाया गया। तो सराय मोहना में मुख्य तौर पर दलित हैं, ओबीसी जातियों में यादव हैं, निषाद हैं, एक दो घर डोम हैं, कुछ एक दो घर ब्राह्मण हैं, कुछ अभी कुछ लोगों ने जिनको बनारस में ज़मीन नहीं मिली वो यहाँ आकर बसे हैं। ऐसा उसका सराय मोहना का वो है। और जहाँ पर ये हम लोग बोल रहे हैं इससे मात्र 50 मीटर दूर पहले एक नाला गिरता था, तो उस नाले को वहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ पर एक घाट बनाया गया। तो उस नाले को चूंकि यहाँ गिरना था और शहर वाले पानी निकालना तो बंद नहीं कर सकते, तो उस नाले को यहाँ से थोड़ी दूर उधर गिराया गया सराय मोहना के सामने। तो जब सराय मोहना के सामने गिराया गया तो वहाँ पर पानी प्रदूषित हो गया। फिर वहाँ पर जो छोटी मछलियाँ थी वो मिलना बंद हो गई, ठीक, और बड़ी मछलियाँ भी उससे दूर चली गई। तो छोटी मछली मिलना बंद हो गई, बड़ी मछली उससे दूर चली गई। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग अभी 10-15 साल के हैं वो उन मछलियों के बारे में नहीं जानते जो आज के 10-15 साल पहले सराय मोहना में मिलती थी। तो अगर आज जब मछली के बारे में नहीं जानेंगे तो वो मछली का नाम नहीं जानेंगे और वो भाषा वहाँ से चली जाएगी। मेरा भाषा विपन्नता का कहने का ये आशय नहीं है कि पढ़े लोगों की भाषा विपन्न हो रही है। ये लोग पहले से ही भाषाई रूप से विपन्नता के शिकार हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जो नदियों के किनारे बसे थे, उनके घर, उनके किनारे की जो नदी है वह दूषित हो गई या दिक्कत में आ गई, वहाँ पर भाषा वैपन्य का एक हमला हुआ है और धीरे धीरे वहाँ का भाषाई संसार कम हुआ है। नदियों के साथ एक खास बात यह है कि वो जहाँ उसके आस पास जो भी रहता है उसी की तरीके से लगभग हो जाता है। इलाहाबाद में यमुना और गंगा दो तरीके की नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ के किनारे बसने वाले जो मल्लाह हैं, जो यमुना के किनारे वाले मल्लाह, वो कभी कभी कहते हैं कि क्या हमें गंगा के किनारे का मल्लाह जान लिए हो। यानी जो यमुना के किनारे का मल्लाह है वो कहीं अपने आप को गंगा के किनारे के मल्लाह से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा खतरा उठाने वाला समझता है। वह ऐसा क्यों समझता है कि यमुना जो है बहुत ज़्यादा गहरी है। अब उसी यमुना में इतना ज़्यादा बालू निकाला गया है कि वो लगातार पटती जा रही है और एनजीटी लगातार उस पर आदेश दे रहा है। उसके कारण क्या हुआ है कि बालू निकालने से
नदियाँ सर्पिलाकार जब घूमती हैं तो जहाँ पे नदी घूमती है वहाँ पर मछलियाँ अंडे देती हैं सितंबर के बाद में। अब क्या हुआ है कि जहाँ पर वो घूमती हैं नदियाँ, वहाँ पर ये था कि यहाँ पर कोई मानवीय गतिविधि नहीं हुई है। अब वहाँ पर मशीन ने प्रवेश कर दिया है जेसीबी लगा के, और वहाँ पर खूब बालू निकाल लिया गया और नदी वहाँ बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे बहने लगी। तो नदी के सीधे सीधे बहने लगने से जहाँ पर मछलियाँ अंडा देती थी वह सारे स्थल खत्म हो गए। तो उससे संबंधित जो भाषा थी वह खत्म हो गई और लगभग एक तरीके की ही भाषा वहाँ पे आने लगी। वरुणा की बात हो रही थी। आप 1920 तक के 1885 में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने तो गजेटियर्स बनने शुरू हुए। रणेंद्र जी बैठे हैं, अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो 1880 और 1920 के दौरान जो इलाहाबाद और बनारस के गजेटियर्स हैं उनको अगर आप पढ़ें या उस समय की जो रिपोर्ट्स पढ़ें तो केवल वरुणा के किनारे कम से कम 20 मेले लगते थे। और वह कोई मेला केवल मेला भर नहीं होता बल्कि उसमें शिल्पकार आते हैं, तरह तरह के दस्तकार आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, चोर आते हैं, एक एक और जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं वो सब मेले में आते हैं और एक खास किस्म की भाषा का निर्माण करते हैं। तो जब वरुणा नदी प्रदूषित हो गई तो वह मेला भी गायब हो गया और जब वो मेला गायब हो गया तो मेले से जुड़ी हुई सारी भाषा गायब हो गई। और ये केवल वरुणा नदी के किनारे की नहीं है, हमारे गोंडा जिले में इस तरीके की इतनी नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, टेढ़ी बिसुई, लेकिन उस सब में यही दिक्कत आई है कि वहाँ लगने वाले मेले गायब हो गए। अभी पिछले साल जब कुंभ का मेला लगा तब लोगों ने देखा कि कितने सारे लोग चले आ रहे हैं। आप उसकी राजनीति में ना जाएं और एक समय रुककर सोचें कि वह जो लोग आए थे उनके बाप दादा मेला जाया करते थे, उनके आसपास जो नदी थी उसका जो मेला है वो गायब हो गया। तो लोग मेलों की तलाश में कुंभ मेला और यहाँ बनारस जगह जगह आते रहते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है कि वैसे ही चीज़ें मिल रही हैं जो दूसरी जगहों पर मिल, लगभग हर जगह का समरूपीकरण हो गया है। एक बात, बिहार यहाँ बैठे हैं और बिहार पर तो ये कोई दोष नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अभी नौजवान हैं, हमसे भी उम्र में छोटे हैं, लेकिन जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं मैं उनको कहता हूँ कि बनारस के लोगों को खासकर सर कि ये लगभग 5 बजवा कवि हैं। मतलब 5 बजे ये जाते हैं इसके किनारे गंगा जी के, 6:30 7 बजे लौट आते हैं और उसी में जो लिखे वो लिखे और बाद में प्रकाशित कराए। और गंगा पर आधुनिक भारत में निराला के बाद या इन सब में कोई प्रार्थना ये कवि लिखने में असमर्थ हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि इनके जीवन से नदियां गायब हो गई। तो चूंकि ये प्रार्थनाएं नहीं लिख पाए, नदियों पर उस तरीके की कविताएं नहीं लिख पाए, तो कारण क्या हुआ कि इनका जो भाषा संसार है वह बिल्कुल कम होता गया। और मुझे ये बहुत जान के दुख हुआ कि ये लोग गंगा नदी पर कविता लिखते रहे, मल्लाहों पे बहुत कम कविता लिखी। ज्ञानेंद्र पति ने बाद में लिखी है कविताएं, शुरू में नहीं। तो मल्लाहों पे बिल्कुल कविता नहीं। मतलब इनके सामने गंगा जी दिखाई दे रही, इनके सामने एक नाव दिखाई दे रही, उस पर बैठा मल्लाह दिखाई दे रहा। इनको गंगा जी दिखाई पड़ेगी, मल्लाह नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, और मल्लाह दिखाई पड़े, इनका नाव नहीं दिखाई पड़ती। हिंदी कविता में नावों पे बहुत कम कविता है, न्यूनतम कविता है। ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी कविता में नाव पे कविता नहीं है? मतलब बस यात्रा पर कविता है, बस ड्राइवर पर कविता नहीं है। नागार्जुन ने उस पर लिखी है एक ट्रक ड्राइवर पर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे आंख के सामने कैसे पर्दा आया? ये क्यों हुआ? अभी यहाँ इसके नीचे ही चले जाइए, इसके नीचे जाइए तो आप देखिए एक तरफ से यहाँ से लेकर और लगभग जहाँ चंदौली शुरू हो जाता है उस तरफ नावें बन रही हैं। तो नाव दरअसल मनुष्य के शरीर का एक तरीके से प्रतिरूपण है। और जब नाव बनाई जाती है तो उसके एक एक लकड़ी का एक एक नाम है। जब नाव बनाई जाती है तो उसकी एक एक लकड़ी का एक एक नाम है। और एक ने हमसे कहा कि जो बढ़ई थे, निषादों में बढ़ई होते हैं जो नाव बनाते हैं, मतलब जो ये कुर्सी मेज बनाने वाला आदमी कितना भी बहुत बढ़िया हो नाव नहीं बना सकता, हर आदमी नाव नहीं बना सकता, तो नाव बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम काठ को अमर कर देते हैं, मतलब हम काठ जब हमारे हाथ से बन जाता है, नाव बन जाती है तो अमर हो जाती है। अमर होने का मतलब कि काठ जो है जल में चला जाता है, उसको जीवन मिल जाता है। तो क्या है कि नाव
बनाने में एक बहुत बड़ी तकनीकी योग्यता और उसके हर एक एक काठ, हर एक एक औजार, हर एक एक चरण का एक नाम है, एक भाषा है। अब इधर क्या हुआ है कि प्लास्टिक की नावें आने लगी हैं। दूसरी खास बात क्या हुई हुई है कि लोगों के पास समय बहुत कम है। और सुबह बात हो रही थी गंगा आरती का बढ़ता क्रेज, तो गंगा आरती के बढ़ते क्रेज के कारण बनारस में आप देखिए कि ये क्रूज का बहुत चलन बढ़ा है। तो जो क्रूज का निर्माण है वो मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। अब क्या है कि भारतीयों की एक सबसे अच्छी बात ये रही है कि इन्होंने, इनके सामने कोई चुनौती आती है तो उसका एक जुगाड़, उसका एक बाईपास खोज देते हैं। तो बनारस के जो नाव बनाने वाले लोग हैं उन्होंने खुद अब क्रूज बनाना शुरू कर दिया है। उस पार एक क्रूज बन रहा है। एक क्रूज बनाने की लागत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की आती है भारतीय तरीके से। तो अब जब क्रूज बनेगा तो क्रूज में उसकी जो भाषा होगी वह, उसमें नाव की जगह क्रूज शब्द का बार बार इस्तेमाल होगा, वहाँ पर बार बार इंजन शब्द का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर बार बार वेल्डिंग शब्द का इस्तेमाल होगा और उसमें जो है केवल पुरानी तकनीक का एक हल्की सी छाया रहेगी। और जो नाव बनाने में जो लोग योग्य थे वह लोग बेरोजगार हो जाएंगे और नाव उससे बाहर हो जाएगी और क्रूज चला आएगा। तो क्रूज के आने से क्या हुआ कि नाव को बनाने वाले निषाद बढ़इयों की पूरी भाषा खत्म हो जाएगी और ये अगले 5 साल में खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि निषादों के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे किसी पीएचडी वाले के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि उसको नौकरी मिल गई, प्रोफेसर हो गया, बीसी उसी हो गया, ये मान लीजिए जैसे प्रतिष्ठा का विषय है। ऐसे ही किसी निषाद के जीवन में प्रतिष्ठा का विषय ये है कि उसके कितनी नावें हैं। तो यहीं सराय मोहना में बहुत सारे लोगों के पास नावें नहीं हैं और कुछ के पास, एक घर में 4 भाई हैं, 1 नाव है, किसी के पास 2 नाव है, किसी के पास है ठीक ठाक नाव है और चप्पू वाली नाव है, मोटर बोट है। तो ये है। अब उन्होंने मांग करनी शुरू की कि हमें नाव दीजिए, हमें नाव दीजिए। और नाव के लिए बैंक कर्जा बहुत देते नहीं, कैसे कर्जा दें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नाव देनी शुरू की और वो नावें आप यहाँ नीचे जाकर देख सकते हैं। जो नाव को ठीक से देखते हैं वो सरकारी नाव और गैर सरकारी नाव का अंतर जान सकते हैं। तो नाव देनी शुरू की तो उसमें जिस तरीके की लकड़ी लगती है नाव में, वह लकड़ी नहीं लगी थी। नाव में जो सबसे बढ़िया वाली लकड़ी मानी जाती है वो मानी जाती है कि उसका आगे वाला हिस्सा, जिसको वो सिक्का बोलते हैं, वो शीशम का होता है, बाकी सखुए का होता है। और अब सखुआ बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है, महंगा हो गया है। तो यहाँ पे जो, जहाँ पर ट्रक बाडी वगैरह तोड़ी जाती हैं, जो पुराने ट्रक होते हैं, बस होते हैं, तो उसमें सखुए के वो सब लगे होते हैं। तो उस पुरानी लकड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ नई लकड़ियाँ खरीदते हैं, उससे बनाते हैं और अपने हिसाब की नाव बनाते हैं। हर नाविक अपने हिसाब की एक भरोसेमंद नाव बनाना चाहता है। अच्छा, इधर क्या हुआ कि सरकार ने उनको नाव दे दी। तो हम, एक हमारे यहाँ परिचित है विजय साहनी, तो विजय साहनी ने कहा, उन्होंने बहुत बहुत ही सुंदर वाक्य कहा, ये भैया नाव नहीं है, नाव की हम शक्ल है। मतलब नाव नहीं है, नाव की हम शक्ल है। तो हमने कहा कि इसका क्या करते हैं, तो कहे इसका कुछ नहीं कर सकते, इससे हम मछली भी नहीं मार सकते। तो हम कहे क्यों, कहे कि इस पानी में उतारेंगे तो कभी भी इसमें छेद हो सकता है। और नाव में सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। अगर आप सब लोग नाव में बैठे होंगे और बैठते समय ही लग जाए कि इसमें जो है जामुन की लकड़ी लगी है और फूट जाएगी तो क्या होगा। तो इसमें भरोसा नहीं हासिल हो रहा है। तो हम लोग जो नाव बनाते हैं उसमें भरोसा होता है और जो सरकारी नावें हैं ये बस भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो मैं इतनी राम कहानी आपको सुना रहा था उसका केवल यही है कि जब एक नदी सूख जाएगी उससे संबंधित भाषा सूख जाएगी और जो लोग भाषा को बचाने के लिए बार बार कहते हैं, हिंदी कविता पर बहुत बात होती है, कविता के संकट पर बात होती है और भाषा पर संकट की बात होती है कि हमारी भाषा पे संकट है। तो बेसिक मामला है कि वो भाषा आ कहाँ रही है, भाषा का जो सत्व है वो कहाँ पे है। तो भाषा के सत्व पे संकट है। तो उसमें भाषा का जो एक सत्व है
वह नदी भी है। बहुत सारी जगहों से भाषा उपजती है, एक जगह है नदी जहाँ से भाषा उपजती है। तो ऐसे सभी लोग जो भाषा के लिए चिंतित दिख रहे हैं, भाषा को बचाने की लड़ाइयों के प्रति चिंतित दिख रहे हैं, उनको नदियों के प्रति जो है चिंतित दिखना चाहिए। और एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि इस वाले गोष्ठी से पहले शाही जी ने एक पर्चा निकाला था, तो उसमें निश्चित ही वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। तो उसमें ये बात हुई थी कि नदियों के किनारे की मैपिंग की जाए और उसका एक भाषा वैज्ञानिक सर्वे किया जाए, और कौन सी चीज़ें नदियों, कौन से शब्द हैं जो नदियों से जुड़े हुए शब्द हैं, और उनका जो है प्रसंग क्या है, उनका संदर्भ कहाँ है, कहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, उस पर पूरी एक सांस्कृतिक जो है एक मैपिंग की जाए कि क्या क्या शब्द बचा हुआ है और कैसे वो भविष्य में कहीं गुम ना हो जाए। एक शब्द के गुम हो जा, एक किसी भी सभ्यता से एक शब्द का गुम हो जाना उसकी एक त्रासदी है, और एक शब्द का धीरे धीरे वाक पूरे के पूरे लोकगीत नदियों से संबंधित गुम होते जा रहे हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही कि भाषा को बचाने की जो मुहिम है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप नदियों को न बचाएं, और नदियों को बचाने की मुहिम तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि उससे जुड़े लोगों को बचाने की बात ना की जाए। सुबह वरुणा से संबंधित एक पेपर में कहा गया था कि पशुओं को थोड़ा कम नहाने दिया जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नदियों को पशुओं ने नहीं गंदा किया है, आज मनुष्यों ने गंदा किया है। कोई भी पशु किसी भी नदी को गंदा करता हुआ इतिहास में नहीं पाया गया है। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।